हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की अर्थशास्त्र की बुक से चैप्टर नंबर 3 की पार्ट 2। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं सभी कंप्लीट हुए सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहे वहाँ से भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख। एक होता है औपचारिक क्षेत्र और एक होता है अनौपचारिक क्षेत्र। यहाँ लिखा है विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण। यानी कि अलग अलग तरह के जो कर्ज होते हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक को कहा जाता है औपचारिक क्षेत्रक ऋण और दूसरे को कहा जाता है अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण। पहले वर्ग में बैंकों और सहकारी समितियों के लिए कर्ज आते हैं। अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। जो औपचारिक क्षेत्रक ऋण होते हैं उसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं? उनमें बैंक आते हैं और सहकारी समिति आते हैं। और बैंकों और सहकारी समितियों से लिए गए कर्ज ही औपचारिक क्षेत्रक ऋण कहलाते हैं। औपचारिक क्षेत्रक ऋण में डॉक्यूमेंट्स लगता है और फिर बहुत सारी गारंटी लगती है या फिर दूसरे कर्ज की शर्तें होती हैं। अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। यानी कि जो कर्ज साहूकार से लिया जाता है, व्यापारी से लिया जाता है, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त और भी दूसरे पर्सन से लिया जाता है, उसे किस तरह का कर्ज कहते हैं? उसे अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण कहते हैं। इसमें जो कर्ज के शर्तें होती हैं वो अलग हो सकती हैं। यानी कि हो सकता है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत ना हो या गारंटी की ज़रूरत ना हो। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक कर्जों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। यानी कि औपचारिक स्रोत कौन कौन से होते हैं? बैंक है और इसके अलावा सहकारी समिति है। इनके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक नज़र रखता है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नगद हिस्सा अपने पास रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने ये देखा कि जो बैंक होते हैं उनके पास जो भी जमाकर्ता अपनी जमा रखते हैं, यानी कि जो भी रकम, जो भी नगद, जो भी पैसा बैंक में जमा करते हैं उसमें से 15% जो हिस्सा है बैंक अपने पास नगद के रूप में रखते हैं, मीन्स कि कैश के रूप में रखते हैं। आरबीआई नज़र रखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए है और भारतीय रिजर्व बैंक ये नज़र रखता है सभी बैंक पर कि सभी बैंकों के पास कैश अवेलेबल है। क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक को ही ये अधिकार है कि वो नोट और सिक्के को जारी कर सके और बाकी जो बैंक हैं उन्हें ये अधिकार नहीं होता। देश के अंदर जितने भी बाकी के बैंक हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के अंडर ही में आते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक देश के सभी दूसरे बैंकों के ऊपर नज़र रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक दूसरे बैंक को अधिकार देता है और उसके ऊपर नज़र भी रखता है। आरबीआई इस पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक सिर्फ ये नहीं देखता है कि जो भी कर्ज दिया जा रहा है वो सिर्फ प्रॉफिट पाने वाले बड़े बड़े व्यवसायियों को ही दिया जा रहा है और बड़े बड़े व्यापारियों को ही दिया जा रहा है, बल्कि वो ये भी देखते हैं कि छोटे किसानों को कर्ज दिया जा रहा है कि नहीं, छोटे उद्योग करने वाले को कर्ज दिया जा रहा है कि नहीं, छोटे कर्जदारों को ऋण दिया जा रहा है कि नहीं। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को ये जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किनको ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज की दरें क्या हैं। वक्त वक्त पर, समय समय पर दूसरे जो बैंक हैं वो बैंक आरबीआई को ये जानकारी देते हैं कि वे दूसरों को कितना कर्ज दे रहे हैं और उस कर्ज पर वो कितना ब्याज की दरें
लगा रहे हैं, यानी कि उन कर्जों पर वो कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। एक तरफ औपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की, यानी कि जो कर्ज देते हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी देखरेख करने वाली कौन सी संस्था है? आरबीआई, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। लेकिन जो अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणदाता हैं, जो कर्ज देते हैं, उनकी गतिविधियों को देखने वाला कोई संस्था नहीं होता। वे इच्छित दरों पर ऋण दे सकते हैं, उन्हें नाजायज़ तरीक़ों से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं है। यानी कि जो कर्ज देते हैं वो अपने मन की इच्छा के अनुसार ही पैसे के ऊपर ब्याज लगाते हैं, इंटरेस्ट लगाते हैं, और अपने पैसे को वापस लेने के लिए वो नाजायज़ तरीके अपनाते हैं, जैसे किसी को डांटना हो या लड़ाई करना हो। इस तरीके से वो अपने पैसे को वसूलते हैं और उन्हें देखने वाला कोई संस्था नहीं होता। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं, इसलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। औपचारिक ऋणदाताओं के कंपैरिजन में अनौपचारिक क्षेत्र के जो ऋणदाता होते हैं, जो कर्ज देते हैं, वो ज़्यादा ब्याज वसूलते हैं, यानी कि वो दिए हुए पैसे पर ज़्यादा इंटरेस्ट वसूल करते हैं। इसलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है, यानी कि जो भी पैसा अनौपचारिक क्षेत्र से ही कर्ज के रूप में लिया जाता है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होने की वजह से वो ज़्यादा महंगा पड़ता है। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है। यानी कि जो कर्ज होता है उसकी ऊंची लागत का मतलब ये होता है कि जो कर्ज लेता है उसके इनकम का ज़्यादातर हिस्सा कर्ज की अदायगी में ही खर्च हो जाता है। इसलिए कर्जदारों के पास अपने लिए कम आय बचती है, और यही वजह है कि कर्जदारों के पास अपनी इनकम बहुत कम बचती है। कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है। इसके कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है। कुछ मामलों में ऐसा होता है कि जो कर्ज लेते हैं उनकी जितनी इनकम नहीं होती, उससे ज़्यादा उन्हें इंटरेस्ट के रूप में कर्ज को लौटाना होता है, और इस वजह से उनके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। और व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। ऐसा भी संभव है कि जो लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं, वे ऋण की अधिक लागत को देखकर पीछे हट जाएं, और इसी वजह से जो लोग होते हैं जो कर्ज लेते हैं वो कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि जो लोग कर्ज लेकर के ये चाहते हैं कि वो अपना बिजनेस शुरू करें, वे कर्ज की अधिक लागत को देखकर पीछे हट जाते हैं। इन सभी कारणों को देखते हुए बैंक और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके ज़रिए लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी विभिन्न ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे, जो कि बहुत सारे लोग अपना बिज़नेस शुरू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि कर्जे में उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है। इस वजह से वो लोग कर्ज नहीं ले पाते हैं और वो पीछे हट जाते हैं। इन सभी कारणों को देखते हुए बैंक और सहकारी समिति क्या कर सकते हैं? बैंकों और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए, जिसके ज़रिए लोग अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। किस तरह से बढ़ा सकते हैं? जब वो कर्ज लेंगे तो उससे वो नई बिज़नेस शुरू करेंगे और उससे उनसे उनका इनकम बढ़ सकता है, और बहुत से लोग अपनी ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। सिर्फ बिज़नेस के लिए ही नहीं, बल्कि घर बनाने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए भी लोग कर्ज लेते हैं। और जब बैंक और सहकारी समिति इस तरह से कर्ज ज़्यादा देंगे तो लोग अपनी ज़रूरतों को सस्ता कर्ज लेकर पूरा कर सकेंगे। वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग इत्यादि लगा सकते हैं, वे नया उद्योग लगा सकते हैं या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और
सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। यहाँ लिखा है कि अगर बैंक और सहकारी समिति उन्हें कर्ज देंगे तो वे क्या कर सकते हैं, वे जो लोग कर्ज लेते हैं वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं या फिर छोटे उद्योग कर सकते हैं, या फिर वो नया उद्योग लगा सकते हैं, या फिर वो चीज़ों का बिजनेस कर सकते हैं। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल अगर कर्ज दिया जाए तो ये देश के विकास के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे क्या मिलता है। शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों की कर्जों की 85% ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। शहरी इलाकों के अमीर परिवारों के केवल 10% कर्ज अनौपचारिक स्रोतों से, जबकि 90% औपचारिक स्रोतों से है। शहरी क्षेत्रों के जो गरीब परिवार होते हैं उनके जो कर्ज होते हैं उनसे 85% जो ज़रूरतें होती हैं वो अनौपचारिक स्रोतों से ही पूरी होती हैं। यानी कि वो बैंक या सहकारी समिति से नहीं लेते कर्ज, बल्कि वो दूसरों से कर्ज लेते हैं। जो शहरी इलाकों के अमीर परिवार होते हैं वो सिर्फ 10% कर्ज अनौपचारिक स्रोत से लेते हैं, जबकि 90% कर्ज उनका औपचारिक स्रोत से होता है। अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवारों को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। जो अमीर परिवार होते हैं जब वो औपचारिक तरीके से यानी कि औपचारिक संस्था से, औपचारिक क्षेत्रक से जब वो कर्ज लेते हैं तो उन्हें अपने कर्ज पर सस्ता इंटरेस्ट देना पड़ता है और इसलिए वो सस्ता कर्ज ले रहे हैं। लेकिन जो गरीब परिवार होते हैं वो औपचारिक क्षेत्रक से कर्ज नहीं लेते, बल्कि वो अनौपचारिक क्षेत्रक से कर्ज लेते हैं और इसकी वजह से उन्हें इंटरेस्ट के रूप में यानी ब्याज के रूप में बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। पहला औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण ज़रूरतों का केवल 50% पूरा कर पाता है। बाकी ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। चूँकि अमीर परिवारों को वो लोग औपचारिक क्षेत्रक से कर्ज लेते हैं इसलिए उन्हें सस्ता ऋण मिलता है, और जो गरीब परिवार होते हैं वो औपचारिक से कर्ज ना लेकर वो अनौपचारिक क्षेत्रक से कर्ज लेते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि पहला ये पता चलता है कि औपचारिक स्रोत जो होते हैं वो अभी भी गांव के परिवारों की जितनी भी ज़रूरत है उसमें से कुल कर्ज की ज़रूरतों का सिर्फ 50% पूरा कर पाता है। बाकी जो ज़रूरतें होती हैं वो अनौपचारिक स्रोतों से ही पूरी होती हैं, यानी कि जो औपचारिक क्षेत्रक है वो सिर्फ 50% कर्ज की ज़रूरतों को पूरा करता है, लेकिन जो बाकी ज़रूरतें होती हैं ग्रामीण परिवारों की वो अनौपचारिक स्रोत से ही पूरी होती हैं। अनौपचारिक ऋणदाताओं से लिए गए उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती हैं, और अनौपचारिक क्षेत्रक से जब कर्ज लिया जाता है तो उन पर ब्याज ज़्यादा लगता है, ब्याज की दर ज़्यादा होती है, इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है और लिए गए पैसे पर ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है, और ये उधार कर्जदाताओं की आय बढ़ाने का काम कम ही कर पाता है। और जो भी औपचारिक क्षेत्रक से ग्रामीण परिवार के लोग कर्ज लेते हैं, चूँकि उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, ब्याज की दर ज़्यादा होती है, इसलिए वो इस तरह के कर्ज से उनका जो इनकम होता है वो कम ही बढ़ पाता है। इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि कर्जदारों की अनौपचारिक स्रोत पर से निर्भरता घटे। इसलिए यहाँ लिखा है कि बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियाँ यानी कि अपनी जो काम है उनकी वो खासकर गांव के इलाकों में बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि जो कर्जदार है वो अनौपचारिक क्षेत्रक से कर्ज ना ले और उनके ऊपर जो वो ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं वो ना दे, उन्हें सस्ता कर्ज मिले। दूसरा, यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋणों का विस्तार होना चाहिए तो दूसरी ओर ये भी ज़रूरी है कि ये ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। दूसरा ये है कि अगर एक तरफ औपचारिक स्रोत के जो कर्ज हैं उनका विस्तार होना चाहिए, यानी कि वो गांव-गांव तक पहुंचना चाहिए, तो दूसरा ये भी ज़रूरी है कि इस तरह का जो कर्ज है यानी कि औपचारिक क्षेत्रक से मिलने वाला जो कर्ज है वो सभी लोगों को मिल सके।
वर्तमान समय में अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ये ज़रूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो, ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फ़ायदा उठा सके। यहाँ लिखा है कि वर्तमान समय में, यानी कि अभी के समय में, अमीर परिवार जो होते हैं उन्हें ही औपचारिक स्रोत से कर्ज मिलता है, लेकिन जो गरीब परिवार होते हैं वो अनौपचारिक स्रोतों पर ही उन्हें डिपेंड रहना पड़ता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो औपचारिक क्षेत्र होते हैं, जब वहाँ से कर्ज लिया जाता है तो उनमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है, कागजात लगते हैं, गारंटर लगते हैं और बहुत सारे जो शर्तें होती हैं कर्ज की वो होते हैं। लेकिन जो अनौपचारिक क्षेत्र से मिलने वाला कर्ज है उसमें इस तरह के ज़्यादा शर्त नहीं होते हैं। इसीलिए जो ग्रामीण परिवार के लोग हैं वो औपचारिक क्षेत्र से ज़्यादा अनौपचारिक क्षेत्र से वो कर्ज लेते हैं, लेकिन उन्हीं कर्ज पर उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसलिए यहाँ लिखा है कि जो गरीब परिवार होते हैं वो अनौपचारिक क्षेत्र से ही वो कर्ज लेते हैं, उन्हीं के ऊपर उन्हें डिपेंड रहना पड़ता है, अनौपचारिक स्रोतों पर ही उन्हें डिपेंड रहना पड़ता है। ये ज़रूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो, ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फ़ायदा उठा सके। इसलिए यहाँ लिखा है कि ये ज़रूरी है कि औपचारिक जो कर्ज होता है उसका ज़्यादा और इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो। अमीर को भी अगर सस्ता कर्ज मिलता है तो वो गरीबों को भी सस्ता कर्ज मिले, ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फ़ायदा उठा सकें। निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। जहाँ कहीं मौजूद भी है, बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ लिखा है कि भारत के जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, जो गांव है, वहाँ पर बैंक मौजूद नहीं है, और अगर जहाँ कहीं मौजूद भी है तो बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। यानी कि अगर बैंक से कर्ज लिया जाए तो ये ज़्यादा मुश्किल है, और अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लिया जाए तो ये आसान है। बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार और विशेष कागजातों की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जब बैंक से कर्ज लिया जाता है तो इसके लिए ऋणाधार की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि बदले में कौन सी चीज़ गिरवी रखनी है इसकी ज़रूरत पड़ती है, और ख़ास जो कागज़ात होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। ऋणाधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। यानी कि गरीबों के पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता है, इसीलिए वो बैंक से कर्ज नहीं ले पाते हैं। और जबकि अमीरों के पास गिरवी रखने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो अवेलेबल होती हैं, इसलिए वो आसानी से बैंक से ऋण ले पाते हैं। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरा क्या है कि जो कर्ज देते हैं ग्रामीण इलाकों में, यानी कि जो अनौपचारिक ऋणदाता होते हैं जैसे कि साहूकार होते हैं, तो ये किसी भी ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों को व्यक्तिगत रूप में जानते हैं, और इस वजह से वो अक्सर बिना ऋणाधार के भी, यानी कि बिना किसी गिरवी रखने वाली चीज़ के भी वो कर्ज देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो गांव के पर्सन को पर्सनली जानते हैं। इस वजह से वो बिना गिरवी कोई भी चीज़ रखे वो कर्ज दे देते हैं। कर्जदार ज़रूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं, और जो कर्ज लेते हैं अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो, अगर पुराना जो उन्होंने कर्ज लिया है अगर वो उसे नहीं भी चुकाते हैं तो फिर भी वो नया कर्ज ले सकते हैं। लेकिन महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊंची रखते हैं, लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं। लेकिन जो कर्ज देते हैं ग्रामीण इलाके में कर्जदारों को, यानी कि जिसे कर्ज की ज़रूरत होती है, जब वो कर्ज लेते हैं उस पर महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊंची रखते हैं, यानी कि जितना परसेंट इंटरेस्ट रखना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा परसेंट वो इंटरेस्ट रखते हैं। और इसके अलावा वो लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते हैं कि कब उन्होंने कर्ज दिया,
कब कर्जदार ने कितना पैसा वापस किया, इसकी लिखा पढ़ी भी वो पूरी नहीं करते हैं और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं, यानी गरीब कर्जदारों को तंग करते हैं। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है, यानी कि हाल के सालों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाए हैं। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। ये नए तरीके क्या हैं? ये नए तरीके ये हैं कि ग्रामीण इलाकों में जो गरीब खासकर महिलाएं होती हैं, वो छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनाती हैं और अपनी बचत पूंजी को वो इकट्ठा करती हैं। एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15-20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। इसमें जो एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं, जो स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं, उनमें 15 से 20 मेंबर होते हैं जो रोज़ मिलते हैं और रोज़ जो वो कमाते हैं उसमें से कुछ बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपये से लेकर 100 रुपये या अधिक हो सकती है, यानी कि एक व्यक्ति 25 रुपये बचा सकता है या इससे ज़्यादा 100 रुपये या उससे ज़्यादा वो बचा सकता है। ये परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है, यानी कि कौन सा परिवार कितना बचत कर सकता है, किसकी कितनी बचत करने की क्षमता है, इस पर डिपेंड करता है। सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं और जो सदस्य है वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, यानी कि एक ग्रुप में जितने मेंबर होते हैं, जितने सदस्य होते हैं, वो सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही, यानी कि उनके पास जो पैसा इकट्ठा होता है उनसे ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन ये साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। जो समूह होता है, जिनका ग्रुप बनता है, जिनका समूह बनता है, वो जो भी इस कर्ज को लेता है, उस समूह का जो मेंबर कर्ज लेता है उस पर ब्याज भी देता है और जो ये ब्याज होता है वो साहूकार के जरिए लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। 1 या 2 वर्षों बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है और 1 या 2 साल के बाद अगर जो ग्रुप है वो अगर रेगुलर अगर वो बचत करता है तो वो ग्रुप बैंक से कर्ज लेने के काबिल हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। जो बैंक होता है वो कर्ज किसके नाम पर देता है? वो समूह के नाम पर देता है और इसका मकसद होता है कि जो भी समूह के सदस्य हैं वो स्वरोजगार कर सकें। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी ज़मीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की ज़रूरतें, बीज, खाद, बांस और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने, सिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिए जाते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए जो मेंबर होते हैं, जो ग्रुप के सदस्य होते हैं, उन्हें जो छोटे छोटे कर्ज क्यों दिए जाते हैं? ताकि वो अपनी गिरवी ज़मीन को छुड़ा सके और कार्यशील पूंजी की ज़रूरतें खरीद सके, जैसे कि बीज खरीद सके, खाद खरीद सके, बांस खरीद सके और कपड़े खरीद सके और वो घर बना सके, सिलाई की मशीन खरीद सके, हथकरघा खरीद सके, पशु पर वो खर्च कर सके या पशु खरीद सके और दूसरी संपत्ति वो खरीद सके। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधी ज़्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं, यानी कि जो सेविंग होगी या जो बचत होगी और जो कर्ज दिया जाएगा, किसे दिया जाएगा, इससे जुड़ी हुई जो ज़्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, डिसीज़न होते हैं, वो ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो खुद लेते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। यहाँ लिखा है कि जो समूह होता है, यानी कि जितने लोगों का समूह होता है, वो ऋण किस तरह का होगा, यानी कि जो कर्ज होगा उसका लक्ष्य क्या होगा, वो क्यों दिया जाएगा और समूह में से किसे कर्ज दिया जाएगा, उसकी रकम क्या होगी, उसकी इंटरेस्ट क्या होगी, यानी ब्याज दर क्या होगी और वो वापस कब लौटाएगा। इन सब के बारे में निर्णय कौन करता है? इन सब के बारे में निर्णय समूह करता है।
इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है, यानी कि इस कर्ज को लौटाने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है? समूह की होती है। समूह में मेंबर होते हैं, मेंबर से मिलकर के ही समूह बनता है और जो समूह होते हैं उसमें जितने भी मेंबर होते हैं वो सभी अपने सेविंग को बचाते हैं और उसी में से जिसको ज़रूरत होती है वो कर्ज लेते हैं और उन पर ब्याज भी देते हैं। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं, यानी कि अगर ग्रुप का कोई भी मेंबर अगर कर्ज वापस नहीं लौटाता है तो जो ग्रुप होते हैं उनके दूसरे सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वे अपने को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर लेती हैं, यद्यपि उनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता है। और इसी वजह से जो बैंक होता है वो गरीब महिलाओं को कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है। जब वे अपने को यानी कि स्वयं सहायता समूह में जब वो खुद को संगठित कर लेती हैं, उस समूह में जब खुद को मेंबर बना लेती हैं, हालांकि उनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता, हालांकि उनके पास कोई भी गिरवी रखने की चीज़ नहीं होती, लेकिन जब वो स्वयं सहायता समूह में खुद को जोड़ लेती हैं तब बैंक गरीब महिलाओं को कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। इस तरह से स्वयं सहायता समूह जो कर्जदार हैं, जो कर्ज लेते हैं, उनको ऋणाधार की कमी की समस्या से, यानी कि अगर उनके पास गिरवी रखने के लिए कोई चीज़ नहीं है, इस समस्या से उबारने में मदद करते हैं और बिना किसी गिरवी रखे हुई चीज़ के बदले में उन्हें कर्ज देते हैं। उन्हें समयानुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है, यानी जिसे ज़रूरत होती है कर्ज की, उन्हें एक उचित ब्याज दर पर कर्ज मिल जाता है। इसके अतिरिक्त ये समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं और इसके अलावा ये जो समूह होते हैं यानी कि स्वयं सहायता समूह होते हैं वो गांव के क्षेत्रों के जो गरीब होते हैं उनको इकट्ठा करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है जहां वो तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाती हैं। जब लोग स्वयं सहायता समूह से जुड़ जाते हैं, इससे न सिर्फ महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं बल्कि ग्रुप की रेगुलर बैठक के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है जहां पर वो तरह तरह के समाज से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा करते हैं, जैसे कि वो स्वास्थ्य पर चर्चा करते हैं, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।